नमस्कार, आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है बेसिक ऑफ साइंस देखेंगे। वैसे तो हम आपको बायोलॉजी सिखाते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग इतने बेसिक से साइंस के बारे में बात करेंगे ताकि बायोलॉजी सीखने में या केमिस्ट्री सीखने में या फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सीखने में आपको आसानी होगी। अगर आप 11th में हैं और नए तरीके से आप सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखेंगे। आइए हम लोग साइंस की सबसे छोटी-छोटी बेसिक बात को आज स्टार्ट करते हैं, जो कि पहला टॉपिक क्या है हमारा, पदार्थ क्या होता है। तो देखिए, दुनिया में वो सभी चीज़ों को आप पदार्थ कह सकते हैं जिनमें भार हो, सिंपल सा डेफिनेशन, है ना? और जिनमें भार हो उन सबको आप पदार्थ कह सकते हैं, जैसे कि हवा, पानी, कुर्सी, टेबल जो भी हैं, आपके आसपास जितने भी चीज़ दिखाई दे रहे हैं, जो नहीं भी दिखाई दे रहे हैं, वो सभी के सभी क्या हैं? पदार्थ हैं, क्योंकि उन सब में भार है। कुछ ऐसे चीज़ हैं जिसको आप पदार्थ नहीं कहते हैं क्योंकि उनमें भार नहीं होता है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, है ना? और ऊष्मा, इनमें भार नहीं होता है, इसीलिए इन्हें आप पदार्थ नहीं कह सकते, है ना? अब है क्या, पदार्थ के बाद अगर आप पदार्थ का डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो पॉज करके आप लिख सकते हैं। आइए इसके बाद की चीजें सीखते हैं हम लोग। हमें लगता है कि आप पदार्थ आपने सीख लिया। पदार्थ किसे कहते हैं? जिस भी चीज में भार हो उसे आप पदार्थ कह सकते हैं। अगला चीज हमारा क्या है? परमाणु। परमाणु क्या होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, क्योंकि आपको आगे चल के जान के काफ़ी हैरानी होगी कि दुनिया में सभी चीज़, जितने भी पदार्थ हैं, आप ही क्यों ना हो, आप भी बने हुए हैं परमाणुओं से ही। तो आइए परमाणु के बारे में काफ़ी बेसिक से और आसान तरीकों से सीखते हैं। परमाणु क्या है? ये बहुत ही छोटे कण होते हैं और इनमें दो प्रकार की संरचना पाए जाते हैं। क्या क्या चीज़? नाभिक, जिसको आप केंद्रक भी कह सकते हैं, और कक्षा। क्या कहा मैंने? परमाणु बहुत छोटे कण होते हैं जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा है, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देते हैं, इतने छोटे होते हैं। और इनमें दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि इतनी छोटी है फिर इसके बारे में पता कैसे चला? तो ये आपको आगे चल के पता चलेगा। ये सब अनुमानित चीजें हैं। क्या कहा मैंने? परमाणु क्या है? बहुत छोटी कण है जिसमें दो प्रकार के भाग या पार्ट या अंग पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला नाभिक, दूसरा कक्षा, है ना? परमाणु के बीच में जो संरचना पाई जाती है इसे ही हम लोग नाभिक या कक्षा कहते हैं, सॉरी, नाभिक या केंद्र कहते हैं। और इसके बाहर जो गोलाकार रास्ते जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, इस संरचना को हम लोग कक्षा या ऑर्बिट या सेल कहते हैं। इसके बाद क्या है कि एक तो परमाणु बहुत छोटी कण है, लेकिन ये खुद भी तीन और उससे भी छोटे कण से बने होते हैं, जिनका नाम आप बचपन से सुनते ही होंगे। क्या क्या चीज? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या कहा मैंने? कि परमाणु एक तो छोटे कण है और ये खुद भी और तीन छोटे छोटे कणों से बने हुए हैं। कौन कौन से कण? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। है क्या, ये कण परमाणु में कहाँ रहते हैं? ये जो आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं इतने, प्रोटॉन पे इतने और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन के भार इतने होते हैं, प्रोटॉन के इतने और न्यूट्रॉन के इतने, है ना? और अगर देखा जाए कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कौन ज्यादा भारी है, तो आप देख ही पा रहे होंगे कि प्रोटॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा भारी है। कितने? तो 1836 गुना भारी है। इसका मतलब सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन, है ना? जिसपे कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज। कितना? माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। आइए सीखते हैं आगे। ये जो आप तीन कण देखे, जो कि परमाणु में पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे कण, जो कि हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये दो कण जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, परमाणु के केंद्रक में पाए जाते हैं। परमाणु के केंद्रक में पाए जाते हैं। कौन कौन सी चीजें? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, जैसे कि आपको इसमें दिखाया गया है, ये दो जो कण है इसके अंदर परमाणु के केंद्रक या नाभिक में पाए जाते हैं, है ना? इसके बाद है क्या? इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? तो
किसी भी परमाणु की ये जो कक्षा है ना, ये वाली जो गोलाकार संरचनाएं हैं कक्षा, इस कक्षा के अंदर जब आप प्रवेश करते हैं तो आपको पता चलता है कि इसके अंदर एक टैक्सी या कार होते हैं, है ना। आगे चल के सीखेंगे 4 प्रकार के होते हैं। इस टैक्सी या कार को आप लोग कहते हैं उपकक्षा, हम सभी कहते हैं उपकक्षा। इसी उपकक्षा में पाए जाते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन, है ना। लेकिन मोटे तौर पे क्या कह देते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के कक्षा में पाए जाते हैं और घूमते रहते हैं, है ना। आइए अब जो है हम लोग परमाणु का एक परिभाषा बना लेते हैं खुद से। कैसे बनाएंगे? तो मैंने क्या कहा कि परमाणु क्या है? बहुत छोटे से कण है। परमाणु बहुत छोटे कण है जो कि 2 प्रकार के संरचना के बने होते हैं। कौन कौन से? नाभिक और कक्षा, जिसमें 3 और छोटे कण पाए जाते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या कहलाएंगे? परमाणु कहलाएंगे। बस। अब है क्या कि परमाणु क्या एक ही प्रकार के होते हैं क्या? नहीं, 118 प्रकार के परमाणु हैं। और भिन्न प्रकार के परमाणु का क्या मतलब होता है? जब किसी परमाणु में उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का संख्या अलग अलग होगा, वैसे ही परमाणु क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे, है ना। अब एक और चीज देखिए, ये एक परमाणु है और सेम परमाणु जब बहुत सारे, एक ही प्रकार के परमाणु जब बहुत सारे किसी एक जगह पे इकट्ठे हो जाए, समूह में आ जाए, तब आप इस संरचना को कहते हैं क्या? तत्व या एलिमेंट। क्या बोले? एक ही प्रकार के परमाणु के समूह को आप क्या कह सकते हैं? तत्व कह सकते हैं। इसका मतलब परमाणु का यहाँ पे दूसरा परिभाषा भी आप बना सकते हैं खुद से। कैसे? तो तत्व के छोटे कण जिसमें तत्व के सभी गुण पाए जाते हैं क्या कहलाएंगे? परमाणु कहलाएंगे। या नहीं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, तत्व के इकाई को आप परमाणु कह सकते हैं। जैसे कि ये क्या है? तत्व। तत्व किससे बनता है? तो एक ही प्रकार के परमाणु से। तो जब परमाणु एक ही प्रकार का है तो सभी का गुण एक ही जैसा होगा, है ना। तो अगर इसमें से एक परमाणु निकालेंगे तो इस तत्व का गुण और उस परमाणु का गुण सेम होगा, क्योंकि सेम परमाणु से बना है ना। चलिए, यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है। अब तत्व क्या होता है? तो तत्व का परिभाषा अभी भी हम लोग सीख ही लिए, फिर से परिभाषा कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने संरचना को तत्व कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा है, एक ही प्रकार के बहुत सारे अगर परमाणु एक साथ रहेंगे उसको आप तत्व कह सकते हैं। जिसे कितने भी भागों में बांट देंगे तो उनसे अलग प्रकार की चीज या अलग गुण वाला चीज या परमाणु प्राप्त नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक ही प्रकार के परमाणु से बने हैं। तो उसको कितने भी भागों में बांट दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उनसे नए प्रकार का चीज नहीं आ सकता है ना। चलिए, अगला चीज क्या है इसके बारे में, एक और पॉइंट कि अब तक कुल 118 प्रकार के तत्व ज्ञात हैं हमें, है ना। पृथ्वी पर सभी तत्वों के बारे में जब हम लोग खोज वगैरह किए, अभी तक कितने तत्व प्राप्त हुए हैं? 118 प्रकार के। इसका मतलब आपको पता है कि सभी तत्व अलग अलग परमाणु से बने हैं। इसका मतलब परमाणुओं की भी प्रकार कितनी हो गई? 118, है ना। आइए आगे का चीज सीखते हैं हम लोग। हमें लगता है कि ये पैराग्राफ आपको क्लियर है। आइए अगला चीज क्या है कि दुनिया में जो 118 प्रकार के तत्व हैं, उन सभी को उनके गुणों के आधार पर हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, उनके गुण के आधार पर कितने भागों में बांटे? 3। कौन कौन से? धातु, अधातु और उपधातु, है ना। अब है क्या कि धातु किसे कहते हैं? तो आपको पता है कि तत्व को ही ना बांटे हैं, तो वैसा तत्व जिससे विद्युत और ऊष्मा पास कर जाते हैं, यानी प्रवाहित हो सकते हैं, है ना। जिस भी तत्व से विद्युत और ऊष्मा पास कर जाते हैं उनको आप क्या कह देते हैं? धातु। और धातु सामान्यतः आघात वर्धनीय और तन्य भी होते हैं, है ना। आघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है? आघात का मतलब आप कह सकते हैं चोट। वर्धनीय का मतलब क्या कह सकते हैं आप? सहने वाला। माने कि वैसा तत्व जिसको अगर जिसे अगर आप क्या करते हैं?
कि हथौड़े से पीटते हैं, वो चकनाचूर नहीं होते हैं और वो उस चोट को सह पाते हैं। क्या कहलाते हैं? आघात वर्धनीय। और तन्य का मतलब क्या है? अगर उस तत्व पे बराबर आप चोट लगाते चले जाते हैं, मारते चले जाते हैं, पीटते चले जाते हैं, तो वो क्या होगा? धीरे-धीरे फैलने लगता है। ऐसे तत्वों को हम लोग क्या कह देते हैं? धातु, है ना? अब हम लोग सीखते क्या है? अधातु क्या होता है? तो अधातु किसे कहेंगे? तो वैसे तत्व को अधातु कहेंगे जिनसे विद्युत और ऊष्मा पास नहीं करते हैं और जो आघात वर्धनीय और तन्य नहीं होते हैं, अधातु कहलाते हैं। और उपधातु किसे कहेंगे? तो उपधातु किसे कहेंगे? तो वैसे तत्व जिनमें दोनों के कुछ-कुछ गुण पाए जाएंगे, उसे आप क्या कह सकते हैं? उपधातु कह सकते हैं, मेटलॉइड्स कह सकते हैं, है ना? एक और परिभाषा है धातु के बारे में, वो क्या है? आपको पता है कि धातु, अधातु, उपधातु सब के सब क्या है? तत्व हैं। और तत्व किस चीज के बने होते हैं? परमाणु के। अब परमाणु का संरचना आपने देखा ही है, तो आप वैसे तत्व को धातु बोलेंगे जिनके परमाणु के बाह्यतम कक्षा माने बाहरी कक्षा, जैसे कि ये एक कक्षा है, दूसरा है, तीसरा है, तो सबसे बाहरी ये हो गया। जो सबसे बाहरी कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जब एक हो, या नहीं तो दो हो, या नहीं तो तीन हो, अगर ऐसा परमाणु से बना कोई तत्व है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? धातु कह सकते हैं, है ना? और अधातु में क्या कहेंगे? तो वैसे परमाणु जिनके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, 6 या 7 हो, वैसे परमाणु से बने तत्व को आप क्या कह सकते हैं? अधातु कह सकते हैं, है ना? आइए और कुछ बेसिक बातें हम लोग करते हैं। इनके बारे में कुछ भी कॉन्फिडेंशियल चीज नहीं है। आगे एक और चीज सीखिए, ये जो धातु है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या बाह्यतम कक्षा में जो कि है 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, हो सकते हैं, वो जनरली बात कर रही है, यानी कि हर एक में ऐसा ही हो, कुछ में नहीं भी होते हैं, अपवाद भी होते हैं। और ये आपको पता है केमिस्ट्री का चीज है, तो केमिस्ट्री में अपवादों की तो ढेर है। आगे सीखिए अगला चीज, हम लोग बेसिक चीज सीखते हैं अब क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना? जिससे आप आगे चल के सीख सकते हैं कि H2O ही क्यों है, H5O क्यों नहीं होता है, ऐसा क्या है? इसके लिए हमको सीखना होगा ये। हम आपको बायोलॉजी पढ़ाते हैं और ये इसलिए आपको अभी सिखाना पड़ता है क्योंकि आगे चल के आप सीखेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में, और आपको इसका बेसिक पता नहीं होता कि ये कंपाउंड्स बनते कैसे हैं, ये यौगिक्स बनते कैसे हैं, है ना? आइए आगे सीखते हैं। देखिए, ये परमाणु का संरचना है जो कि आप पहले भी देख रखा है। तो अभी तक जितने भी परमाणु खोजे गए हैं, उन सब में जो अधिकतम कक्षा की संख्या है, वो कितने होते हैं? 7। और इनका नामकरण हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से? के से। के को मानते हैं पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, है ना? सभी में 7 नहीं होते हैं, लेकिन जो सबसे अधिक कक्षा वाली जो तत्व अभी तक खोजा गया उसमें 7 होता है ना? इसके बाद क्या? प्रत्येक कक्षा के अंदर जब आप प्रवेश करते हैं, प्रत्येक कक्षा के अंदर जब आप प्रवेश करते हैं, तो आपको पहले ही मैंने कहा था कि इसके अंदर कुछ टैक्सी होते हैं, टैक्सी कार, जिसे आप लोग कह सकते हैं क्या? उपकक्षा, है ना? ये 4 प्रकार के होते हैं, एस, पी, डी, एफ, है ना? और एस जो उपकक्षा है या टैक्सी है, सबसे छोटी होती है, कम सीट वाली। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? केवल 2 रह सकती है। और जो पी है, पी उपकक्षा, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है और डी में 10 रह सकती है और एफ में 14 रह सकती है ना? इससे ज्यादा नहीं, इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। आगे सीखिए, इस उपकक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये कैसे रहते हैं? तो एक तो क्लॉकवाइज, दूसरा उल्टा, एक सीधा बैठते हैं, एक उल्टा बैठते हैं। जैसे कि आप टैक्सी में देखे होंगे, 2 तरफ से सीट होते हैं, एक इस साइड से बैठने वाला, एक इस साइड से बैठने वाला। जो सीधा बैठते हैं उनको आप, उस इलेक्ट्रॉन को आप बोलेंगे क्लॉकवाइज तरीके से वो इलेक्ट्रॉन इस उपकक्षा में है, और जो उल्टा बैठते हैं उनको कह सकते हैं आप एंटी क्लॉकवाइज है। और जब भी आप उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहले भरेंगे आप क्लॉकवाइज,
पहले आप क्लॉकवाइज भरेंगे, फिर भरेंगे आप एंटी क्लॉकवाइज। जितने भी उप कक्षा में जब भी आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहले कैसा भरेंगे, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, है ना। क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे करके आप भरते हैं। तो उपकक्षा की संख्या कितनी है, 4। उपकक्षा कितने हैं, 4। एस पी डी एफ, एस में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, पी में 6 और डी में 10, एफ में 14। चलिए अब इस चीज पे हम लोग क्या करते हैं, साइंटिस्टों ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक फॉर्मूला टाइप से क्रिएट किया गया है जिसे हम लोग कहते हैं एनर्जी लेवल। और एनर्जी लेवल आपको ये बताता है कि किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से, किस कक्षा में, किस उपकक्षा में किस तरीके से उपस्थित है। जैसे कि देखिए, ये होता है एनर्जी लेवल, ये, और इसको ये एक लाइन से लिखा गया है कि पहला इलेक्ट्रॉन यहां, फिर यहां, फिर यहां, ऐसे करके आता है। ठीक, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, क्या, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11, है ना, आप सबको आइडिया है। और एक फॉर्मूला हम लोग नर्सरी में नहीं तो 9th क्लास में जरूर सीखते हैं, क्या, Z बराबर P बराबर E। Z का मतलब क्या होता है, परमाणु संख्या, P का मतलब होता है प्रोटॉन की संख्या और E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। है क्या कि जब ये इसका परमाणु संख्या 11 है, परमाणु संख्या 11 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की भी संख्या क्या होगी, सेम टू सेम। इसका मतलब सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 11। अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला एनर्जी लेवल में से ये लिखेंगे, लिख दिया। और आपको पता है ये जो है, किसी को भी रैंडमली आप उठा लीजिए, जैसे ये 5D है। 5D का मतलब क्या है, 5 का मतलब होता है कक्षा और D का मतलब होता है उपकक्षा। इसी तरह से जैसे आपको 1s दिख रहा है, इसमें 1 क्या हो गया, कक्षा, और s का मतलब क्या हो गया, उपकक्षा, है ना। आपको पता है अभी भी कि s उपकक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, s उपकक्षा में 2, p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 1s, तो s में कितना इलेक्ट्रॉन, लिखेंगे 2। 1s के बाद 2s, s में कितने, 2। 2s के बाद 2p, p में 6, p में 6, कितने हो गए, 10। और 2p के बाद आता है 3s, तो लिख देंगे यहाँ 3s। 3s में कितना रहता है, 2। लेकिन सोडियम के पास तो 11 ही इलेक्ट्रॉन है ना, और 10 को आप सजा चुके हैं, बचे कितने, 1, तो 1 डाल देंगे यहाँ। अब है क्या कि अब आप इससे ये देख सकते हैं, आपको पता है पीछे जो संख्या लिखा हुआ है वो क्या दर्शाता है, कक्षा संख्या। तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8। कैसे, तो इसके पीछे भी 2 लिखा है, इसके पीछे भी 2 लिखा है, इसका मतलब ये दोनों दूसरा कक्षा को निरूपित कर रहा है, दर्शा रहा है। और तीसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1, है ना। अगर आप इस तरीके से इसका परमाणु संरचना बनाए तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप बनाएंगे क्या, उसका नाभिक। नाभिक के बाहर बनाएंगे आप कक्षाएं। कितनी कक्षा हाईएस्ट है, तो 3, 2 और ये रहा 3। अब है क्या कि पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो पहला 1 और 2। दूसरा कक्षा में कितना है, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और तीसरा कक्षा में कितने हैं, 1, 1। ये जो संरचना है ये किस चीज का संरचना बन गया, तो आप कह सकते हैं क्या कि सोडियम परमाणु का ये संरचना है, जिसमें प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 11, है ना। और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं हम लोग आने वाले क्लासेस में सीखेंगे। हमें लगता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं सीख चुके हैं, है ना। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेकर के भी सीखेंगे
जैसे कि कैल्शियम 20, है ना। इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 20 ही रही होगी। और इसको अगर हम लोग सजाएंगे, कैसे सजाएंगे, 1s, s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, है ना, तो लिखेंगे 2, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p। अच्छा, एक लाइन से लिख देते हैं, है ना, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 2। देखिए तो 20 पुर गया है क्या, 2 2 4 10 12 18 और 20, है ना। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन और चौथा कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। आपको इसका मतलब या किसी का भी मतलब रैंडमली समझिए क्या है। ये जो पीछे लिखा हुआ है ये क्या है, कक्षा संख्या को प्रदर्शित करता है, और एस क्या दर्शाता है, उप कक्षा, है ना। और ये जो 2 लिखा हुआ है ये दर्शाता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ सकते हैं कि तीसरा कक्षा के एस उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो अगर इस तरीके से आपको बनाना पड़े परमाणु संरचना तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो नाभिक बना दिए, नाभिक के बाहर कितने कक्षाएं अधिकतम, 4, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन देंगे, तो 2, पहला में 2, दूसरा में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरा में भी 8, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, और चौथा में 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमें बताइए, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि तत्व किसे कहते हैं, तो वैसा परमाणु, या ऐसे कहेंगे वैसा तत्व जिनके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता था, 1 या 2 या 3। देखिए ये जो सोडियम है इनके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। ये क्या है, धातु, और इनके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। ये भी क्या है, धातु, है ना। इसके आगे का चीज जैसे कि हुंड्स रूल, इन सब चीज के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।